हेलो फ्रेंड्स, भगवत पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है जियोलॉजी, और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा से प्रोटोकोर्डेटा है। और उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड क्लासिफिकेशन। और हम उसके बाद में जो पहली बोन ब्राउन है उसकी हम मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी, बॉडी वॉल पढ़ी। फिर उसके बाद में इसके जो भी सिस्टम है कौन कौन से, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सिस्टमों के बारे में पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेंस ऑर्गन ऑफ क्राउन, यानी कि ये संवेदी अंग होते हैं क्राउन के अंतर्गत। और इसका भी हम जब पढ़ेंगे पार्ट 2। आपको ध्यान होगा सेंसरी ऑर्गन का जो पहला पार्ट पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जो इसका संवेदी अंग पढ़ा था वो पढ़ा था संतुलन गुटिका, इसको अपन पढ़ा था। उसके बाद में इसमें दूसरा जो संवेदन अंग पढ़ा था हमने वो पढ़ा था स्पर्श संवेदी अंग। और तीसरा इसके अंतर्गत जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इसके अंतर्गत ग्रहण पिंड ऑल्फैक्टरी लोब। और चौथा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इसमें बेटा संयुक्त नेत्र। ये इस प्रकार से हम इसमें चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो के अंतर्गत। और संयुक्त नेत्र को मैंने आपको बताया था कि इसकी जो इकाई होती है वो इकाई क्या होती है, ओमेटिडियम होती है। और ये जो ओमेटिडियम को हिंदी में बोला जाता है नेत्रासन, इसको नेत्रासन के नाम से जाना जाता है, ओमेटिडियम नेत्रासन। और ये इस प्रकार से इसका आई स्टाल होता है। और आई स्टाल के साथ साथ ये ऑर्थोडियल जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन से ये लगा हुआ होता है। ये इसका क्या है, ठीक है। ये यहाँ तक की स्ट्रक्चर की हम बात कर चुके थे। अब इसका जो ये नेत्रासन के ओमेटिडिया है इसकी स्ट्रक्चर का अपन को क्या करना है, अध्ययन करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडियम। तो ओमेटिडियम की जो संरचना है इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो देखो सबसे पहले जो प्राउड होता है, झींगा होता है, उस झींगे की जो ओमेटिडियम होती है उस ओमेटिडियम के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए, यानी कि जो प्राउड है वो प्राउड के कौन सा ओमेटिडियम की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए, आंतरिक जो संरचना होती है उस संरचना का अध्ययन करने के लिए उसकी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी कि एलएस काटी जाती है। एलएस सेक्शन अध्ययन के लिए एलएस काटते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा एलएस दिया जाता है जिसके अंतर्गत काटते हैं, जिसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं, निम्न भाग होते हैं। ये इस प्रकार से इसको आपको करना है। और ये जो ओमेटिडियम है ये बहुत सारे, इसमें से एक जो ओमेटिडियम है उसका मैं क्या काटूंगा, एलएस काटूंगा। अब एलएस जैसे ही काटूंगा तो उसके अंतर्गत निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। उस संरचनाओं को मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। तो डायग्राम को आप क्या ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से डायग्राम है और उनके बारे में क्या करना है। सबसे पहले या सबसे बाहरी जो परत होती है वो इस प्रकार से ये जो परत होती है इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं। ये होती है कॉर्निया, सबसे बाहरी
पारदर्शी परत होती है और ये जो नेत्र होती है उस नेत्र की क्या करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। जस्ट जो एक कॉर्निया होता है उस एक कॉर्निया के नीचे शंकु आकार की सेल पाई जाती है और एक कॉर्निया के नीचे दो सेल होती है जिनको कोरिएंजल सेल के नाम से जाना जाता है। कोरिएंजल सेल है उसके नाम से इनको जाना जाता है। ये इस प्रकार से शंकु आकार की होती है और इनका नाम होता है कोरिएंजल सेल्स। ये इसके अंतर्गत पाई जाती है। फिर कोरिएंजल सेल से हम जैसे आगे चलते हैं तो इसके अंतर्गत ये संरचना आपको देखने की मिलेगी। ये इस प्रकार की संरचना, इसको क्रिस्टलाइन कोन सेल के नाम से, क्रिस्टलाइन कोन के नाम से जाना जाता है। इस वाली जो संरचना है इसको ये जो कोन है इस कोन सेल को क्रिस्टलाइन कोन के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टलाइन कोन के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही ये जो क्रिस्टलाइन कोन होता है इस क्रिस्टलाइन कोन के चारों तरफ कोन सेल होती है। इसके चारों तरफ कोन सेल होती है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से आपको क्या बनाना भाई, डायग्राम बनाना है। और ये जो अब है, अब इसको क्या कहेंगे हम, कोन सेल। इसकी जो आकृति होती है तो इस प्रकार से होती है। ये क्रिस्टलाइन कोन है और इसके चारों तरफ यानी कि चार जो शंक्वाकार आकृति मिलकर एक कोन सेल का निर्माण करती है। तो ये तो क्या है, कोन सेल है और ये इसका क्या है, क्रिस्टलाइन शंकु है, कोन है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। अब उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर इसके यहाँ पर आइरिस पिगमेंट होता है। ये जो मैं संरचना बना रहा हूं ये गहरी आइरिस पिगमेंट के नाम से जानी जाती है। इस संरचना को आइरिस पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। अब जस्ट इसके नीचे हम चलेंगे तो इसके अंतर्गत रेटिनल सेल पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से ये रेटिनल सेल होती, इधर भी आपको ऐसा ही बनाना है। इस प्रकार से ये अपना डायग्राम है। रेटिनल सेल और इसके अंतर्गत जो होता है रेटो, इसके नीचे आपको इस प्रकार से बेसल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये क्या है, बेसल मेम्ब्रेन। और इसके नीचे आपको इस प्रकार से नर्व फाइबर देखने को मिलेंगे, इनको नर्व फाइबर।
नर्व फाइबर है जो इसके अंतर्गत है देखने को मिलेगा। अब अपन इसको जब स्टडी करते हैं जैसे ही, तो जो रेटिनल सेल और अपन इसको अगर कहते हैं तो इसके जो भाग होता है इसको हम दो भाग में भी बांट सकते हैं। इसको तो रेटिनल पिगमेंट के नाम से, यहाँ पर रिसेप्टर ग्राही, ये जो यहाँ से जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं अपन रेटिनल रिसेप्टर, रेटिनल या रिसेप्टर रीजन, ग्राही क्षेत्र इसको बोला जाता है, ग्राही क्षेत्र इसको बोला जाता है। और इसको अपवर्तन क्षेत्र के नाम से, यहाँ से जो क्षेत्र होगा इस क्षेत्र को अपवर्तन क्षेत्र के नाम से जाना, अपवर्तन क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि डायपिट्रिकल रीजन के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम इसका देखो बारी बारी से अपन अध्ययन करते हैं इसकी एक एक संरचना का। रेटिनल सेल की अगर बात करें तो सबसे पहले जो संरचना अपनी क्या है वो है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है इसमें लिखना है, देखो एक तो सबसे बाहरी आवरण और कैसा है, पारदर्शी आवरण है। साथ ही में कर सकता हूं ये सुरक्षात्मक का कार्य करता है, यानी कि जो नेत्र होता है उस नेत्र की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसकी जो सरफेस होती है ये वाई कॉन्वेक्स होता है, वाई कॉन्वेक्स यानी कि उत्तलीय की इसकी सतह होती है। साथ ही इसकी जो बाहरी जो परत होती है पारदर्शी होने के साथ साथ क्यूटिकल से भी निर्मित होती है, क्यूटिकल से भी निर्मित होती है। तो इतना किसमें लिखना है, कॉर्निया के अंतर्गत लिखना है। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं कोरिएंजन सेल। जो कोरिएंजन सेल है, ये कोरिएंजन जो सेल है किसके नीचे पाई जाती है, कॉर्निया के नीचे पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें, जो कॉर्निया है उस कॉर्निया के नीचे पाई जाती है। साथ ही आप लिख सकते हो कि जो एक कॉर्निया होता है, एक जो कॉर्निया है उस कॉर्निया के नीचे दो कोरिएंजन सेल पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, दो कोरिएंजन सेल पाई जाती है। इनकी जो आकृति होती है वो थोड़ी ओवल शेप के अंतर्गत होती है। कोरिएंजन सेल है दो पाई जाती है जो ओवल यानी कि अंडाकार आकृति की होती है, अंडाकार आकृति की होती है। और इन्हीं के द्वारा, इन कोरिएंजन सेल के द्वारा कॉर्निया का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ कोरिएंजन सेल। कोरिएंजन सेल तो इसका निर्माण तो करती है, कोरिएंजन सेल है वो किसका निर्माण करती है, कॉर्निया का निर्माण करती है। अब हमारे पास क्या आता है थर्ड नंबर पर, जो आता है कोन सेल आता है, कोन सेल। और ये जो कोन सेल होती है ये कैसी होती है, शंकुआकार होती है, शंकुआकार होती है। साथ ही आप इसके अंतर्गत और विवरण में अगर लिख सकते हैं तो दो कोरिएंजन जो सेल होती है उसके मध्य में एक कोन सेल पाई जाती है। दो कोरिएंजन सेल, कोरिएंजन जो सेल होती है उस सेल के मध्य में एक कोन सेल पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, एक कोन सेल पाई जाती है। साथ ही ये जो कोन सेल होती है चार शंकुआकार सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि इसकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है, 1 2 3 4 यानी कि चार कोन सेल से मिलकर बनी होती है। और इस कोन सेल से ही एक पारदर्शी कठोर पदार्थ स्रावित होता है। कैसा, पारदर्शी कठोर पदार्थ स्रावित होता है। और उस कठोर पदार्थ होता है जिसके मध्य में होता है, जिसे क्रिस्टलाइन कोन के नाम से जाना जाता है। और ये इसके द्वारा ही स्रावित, यानी कि कोन जो सेल होती है उसके द्वारा स्रावित रचना होती है। और ये कोन जो क्रिस्टलाइन कोन है उसको कोन घेरे रहती है, कोन सेल, यानी कि इसको अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन कोन कहेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं
एक सेल का निर्माण करती है, 4 कोन सेल मिलकर एक कोन सेल का निर्माण करती है। साथ ही क्रिस्टलाइन कोन को घेरे रहती है कोन सेल। उसके बाद में इसमें आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम जैसे ही बात करते हैं तो वो आता है इसमें आइरिस पिगमेंट। ये जो आइरिस पिगमेंट होता है वो कोन सेल के जो बाहर की तरफ होता है वो पाया जाता है इसका आवरण, और कोन सेल के साथ ही इसके आवरण में अपन कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाने का कार्य करते हैं। इमेज यानी कि वर्णक होते हैं जो इसका मतलब प्रसारित करने का कार्य करते हैं। जो आइरिस पिगमेंट होती है तो प्रकाश की मात्रा होती है इसमें, ये आइरिस पिगमेंट को आप इसके स्ट्रक्चर में नहीं लेंगे, केवल इसी में लिख देंगे। इस पर बाहर की तरफ आइरिस पिगमेंट का आवरण होता है जो प्रकाश की मात्रा को निश्चित करता है। फिर उसके बाद इसमें 4 नंबर पर जो आती है वो आती है रेटिनल सेल। अब रेटिनल सेल की देखो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि 7 रेटिनल सेल होती है इस प्रकार से। ये रेटिनल सेल है 2 3 4 5 6 और ये 7 रेटिनल सेल है। और इसी रेटिनल सेल के द्वारा रेटिनोड्स का निर्माण होता है, यानी कि ये मध्य के अंतर्गत इनको तो अपन कहेंगे रेटिनल सेल, और इसको बोला जाता है मध्य में रेटिनोड। ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है जो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है, यानी कि ये प्रसारित होती है और इसके चारों ओर है कि रेटिनल सेल है या रेटिनल पिगमेंट, इसको रेटिनल पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो इसके चारों तरफ क्या होती है, व्यवस्थित होती है, यानी कि रेटिनल जो सेल होती है लंबी होती है और स्तंभाकार होती है, साथ ही इसके चारों ओर रेटिनल पिगमेंट की लेयर पाई जाती है। ये रेटिनोड होता है, ये रेटिनल जो सेल होती है लंबी स्तंभाकार होती है, ये लंबी है स्तंभाकार होती है, और रेटिनल पिगमेंट का इसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है। रेटिनल सेल के मध्य में रेटिनोड होता है, और रेटिनोड का जो निर्माण होता है यह अनुप्रस्थ पट्टियां होती है। इन अनुप्रस्थ पट्टियों को ही रेटिनोड के नाम से जाना जाता है। और ये अनुप्रस्थ पट्टियां जो रेटिनोड होती है ये 5th नंबर पर आप क्या आ जाएगा, रेटिनोड। जो रेटिनोड होता है ये प्रतिबिंब का निर्माण करने में सहायक होता है, या अपन कह सकते हैं प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो इसी संरचना के द्वारा होता है, और रेटिनोड चारों ओर से रेटिनल सेल से घिरा होता है। तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, रेटिनोड के द्वारा ही होता है। और यह आपके बाद में अगली जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो बेसल मेम्ब्रेन होती है। बेसल मेम्ब्रेन के बारे में क्या करेंगे, यह जो मेम्ब्रेन होती है जो आपके ओमेटिडिया होता है उसको आधार प्रदान करने का कार्य करती है। आधार प्रदान का कार्य है जो इसी के द्वारा किया जाता है। साथ ही मैं कह सकता हूँ इसके द्वारा, इसके जैसे जो मेम्ब्रेन होता है इसके द्वारा अनेक तंत्रिका रज्जु निकलते हैं। ये तंत्रिका रज्जु निकलते हैं, ये आगे जाकर ऐसे क्या बनाते हैं, गुच्छक जैसी संरचना बनाते हैं जिसे नर्व गैंग्लियो के नाम से जाना जाता है। और ये जो नर्व गैंग्लियो होता है इनका संपर्क तंत्रिका तंत्र के द्वारा किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। तंत्रिका तंत्र से मस्तिष्क जो होता है उसमें क्या होता है, इनका संपर्क होता है। तो जैसे मस्तिष्क को सूचना लगती है तो जो प्राण होता है वो अपनी गतिविधियां है वो करने लग जाता है। तो इसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा, इसकी ओमेटिडिया की संरचना के अंतर्गत एक तो अपन ने 3C पढ़ा और एक 2R पढ़ा, 3C 2R और एक D पढ़ा। 3C का मतलब क्या है, कॉर्निया, कोरेंजल, कोन सेल, 2R का रेटिनल सेल और रेटिनोड सेल, और उसके बाद में बेसल मेम्ब्रेन है जिसको आधार प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही इसमें अनेक तंत्रिकाएं निकलती है
जो आगे चलकर तंत्रिका जो गुच्छक होता है उसका निर्माण करती है। तंत्रिका गुच्छकों का जो संपर्क होता है वो किसके द्वारा होता है, वो मस्तिष्क से इनका संपर्क होता है। अब इसके द्वारा जो काम होता है वो दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है और उन प्रतिबिंबों का अपन अध्ययन करेंगे, तब जाकर हमारा जो ओमेटिडिया है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब हैं जो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, ओमेटिडिया के द्वारा। और जो प्राण होता है उसमें प्रकाश की जो मात्रा होती है उसके आधार पर ये बनते हैं। तो देखिए इनका हम बात कर लेते हैं। इनका दो प्रकार के जो प्रकाश है उनका पहले अपन डायग्राम बनाएंगे और पहले इसको मैं मिटा देता हूं। तो दो प्रकार का प्रतिबिंब बनाती है। पहला जो प्रतिबिंब होता है वो होता है पोजीशन साइड यानी कि स्त्राधार, और दूसरा होता है वो होता है सुपर पोजीशन साइड का, जिसे अध्यारोपण के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन इसके अंतर्गत लिखेंगे। तो लिखने से पहले ये ध्यान रखना है कि इसकी संयुक्त नेत्र की क्रिया विधि के अंतर्गत मैकेनिज्म ऑफ कंपाउंड आइज, तो इसके अंतर्गत देखो जो प्राण होता है, प्राण प्रकाश की मात्रा के आधार पर दो तरह के प्रतिबिंब बनाता है। मात्रा के आधार पर दो प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला जो प्रतिबिंब है उसका नाम है स्त्राधार प्रतिबिंब। दूसरे जो प्रतिबिंब है उसका नाम है अध्यारोपण प्रतिबिंब। अध्यारोपण प्रतिबिंब। जो आपके स्त्राधार प्रतिबिंब होता है उसको पोजीशन इमेज के नाम से जाना जाता है। पोजीशन इमेज इस नाम से इसको जाना जाता है, और इसको सुपर पोजीशन के नाम से इसको जाना जाता है। इमेज। अब इनका मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम के द्वारा अपन इनको क्या करेंगे, समझेंगे सुप्रा पोजीशन को और अपोजिशन इमेज। तो देखो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो इस प्रकार से आप 3 कॉर्निया सेल लेंगे, थोड़ा इसको, तो एक बार इसको ध्यान कर लेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंपाउंड आइज। तो इसमें जो प्राण होता है प्रकाश की मात्रा के आधार पर दो प्रकार का, पहला है स्त्राधार प्रतिबिंब, दूसरा है अध्यारोपण प्रतिबिंब। अब इसको पूरे बोर्ड के अंतर्गत ही बनाऊंगा दोनों भी। यानी आपको इस प्रकार से घुमाना है, घुमाना है भाई, घुमाना है।
ये इस प्रकार से, ये तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉर्निया, इसको लिखेंगे कॉर्निया। इसके नीचे जस्ट जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपके पास कौन सी सेल पाई जाती है, कोरिएंटल सेल। इसके बदले में जो पाई जाती है वो पाई जाती है कोरिएंटल सेल। इसके बाद में जो इसमें होती है कोरिएंटल सेल के बाद में ये पिगमेंट सेल होती है इस प्रकार से। इसको पिगमेंट सेल के नाम से जाना जाता है। अब इन पिगमेंट सेलों के बाद में हम जैसे ही बात करते हैं उसमें नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर होती है ये इसके अंतर्गत इस प्रकार से रेबडोम्स होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से ये क्या होता है, रेबडोम्स होता है। अब हम रेबडोम की जैसे ही संरचना बनाते हैं तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही डायग्राम कंप्लीट होता है तो इसमें देखो तीव्र जो प्रकाश की किरणें होती है ये तो आपकी कौन सा है, अपोजिशन इमेज है, और ये कौन सी है, सुप्रा पोजीशन इमेज। अब इस इमेज के अंतर्गत ध्यान रखना जैसे ही प्रकाश की या तो मतलब जो इमेज बनती है ये अधिक प्रकाश में बनती है, ये ध्यान रखना अधिक प्रकाश के अंतर्गत बनती है। अब अधिक प्रकाश के अंतर्गत जैसे ही बनती है तो इसमें जो पिगमेंट सेल होती है ये क्या हो जाती है भाई, फैल जाती है। और फैल जाने के साथ साथ इसकी ये विशेषता होती है कि जैसे ही प्रकाश की किरणें कोर्निया जो सेल होता है उससे अगर सीधी आती है तो सीधी आने वाली ही कहाँ गिरती है, रेबडोम पे गिरती है। और वो रेबडोम पे गिरती है तो ये ही प्रकाश की किरणें क्या बनाती है, प्रतिबिंब का निर्माण करती है। जबकि जो तिरछी आने वाली प्रकाश किरणें होती है उनको पिगमेंट सेल के द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे पाई है अब इससे ये आ रही है, तिरछी आई है, इसको इस पिगमेंट शीट ने क्या कर दिया, अवशोषण कर लिया। अब इससे ये आए तो इसको इस पिगमेंट शीट ने क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ से ये आए, इसको इस पिगमेंट शीट ने अवशोषण कर लिया। और जो कोर्निया से सीधी आई है वो ही कहाँ गिरती है, रेबडोम पे गिरती है और वही प्रतिबिंब का निर्माण करती है। जबकि ये क्या होता है, या तो कम प्रकाश में या क्या होता है फिर मंद प्रकाश के अंतर्गत ये रिएक्शन होती है या किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है उसका क्या होता है भाई, निर्माण होता है। अब इसके अंतर्गत जो तिरछी आने वाली किरणें एवं सीधी आने वाली किरणें दोनों ही क्या करती है, प्रतिबिंब का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए एक्स कोई प्रकाश की किरण है और इससे सीधी का आ रही है, देखो रेबडोम पर आ रही है, ये आ गई सीधी रेबडोम पर, और ये रेबडोम पर आकर किसका निर्माण करती है, प्रतिबिंब का। लेकिन बाहर से भी एक तिरछी इस प्रकार की किरण आ रही है, ये सीधी किरण आ रही है और ये किससे टकराई, पिगमेंट शीट से टकराई। और पिगमेंट शीट से टकराने के साथ साथ ही ये कहाँ चली गई, रेबडोम पे चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो पिगमेंट शीट होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, फैलने की जगह क्या जाती है, सिकुड़ जाती है। और प्रत्येक जो किरणें होती है वो प्रतिबिंब का निर्माण करती है। और ये बाई किरणें सीधी रेबडोम पे गिरी जाती है। जैसे ये कोई तिरछी किरणें आई और पिगमेंट शीट से टकराई और टकराने के बाद प्रकाश चली गई तो रेबडोम पर चली गई। इसी प्रकार से जो सीधी किरणें आई वो सीधी रेबडोम पे गिर गई। इससे दूसरी जो तिरछी किरणें आई थी वो पिगमेंट शीट से टकराकर कहाँ आ गई,
लैपटॉप पर आ गए। तो इस प्रकार से जो ग्राउंड होता है उसमें दो प्रकार की जो प्रकाश होती है, वो प्रकाश दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक तो स्त्राधार और एक होता है अध्यारोपण प्रतिबिंब है। तो दोनों प्रकार के जो मतलब प्रतिबिंबों के द्वारा क्या है ग्राउंड देख सकता है। साथ ही इस प्रकार का जो अपोजिट साइड होता है इसमें आसपास की जो वस्तु होती है वो मतलब दिखाई नहीं देती। इसमें जो सीधी या जो प्रतिबिंब का निर्माण करती है वो दिखाई देती है। इसमें भी क्या होता है आसपास की वस्तु होती है वो सभी दिखाई दे जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है ग्राउंड के अंतर्गत उसका पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर ओमेटिडियम और साथ ही प्रतिबिंब का निर्माण भी इसके अंतर्गत कंप्लीट होता है। अब जैसे अब नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत इसमें नर्व सिस्टम तंत्रिका तंत्र है जो कि आपके या तो एक लेक्चर में हो जाएगा नहीं तो अगले लेक्चर के अंतर्गत हो जाएगा। और आप जो बात कर लो पीडीएफ का ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो क्या है कि पीडीएफ की बनाई हुई पीडीएफ है तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और आप बोर्ड पे और पीडीएफ में तो थोड़ा डिफरेंट आता ही है कि हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, वहां जो लिखने में है हम वो शॉर्ट मैटर यानी कि ज्यादा रामायण नहीं लिख पाते हैं। इसलिए अब आप कह रहे थे जो पढ़ा कुछ और है पीडीएफ कुछ और है, तो मैंने अब जो पढ़ाया वो पीडीएफ चेंज करके वो ग्रुप में डाल दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट लेक्चर में ये है जो कंप्लीट हो जाएगी यूनिट